अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, तीसरे बाब की दूसरी फ़सल ज़वील फ़ुरूज़ के अहवाल ये हमारी मुकम्मल हो चुकी। आज के दर्स में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तीसरे बाब की तीसरी फ़सल असबात का बयान, इसके ऊपर हमारा कलाम होगा। गुज़श्ता एक दर्स में तरक़े मय्यत के मुस्तहिक़ीन पढ़ने की सआदत हमने हासिल की कि जब कोई शख्स दुनिया से रुखसत होता है और उसका माल उसके वरसा में तकसीम किया जाता है तो सबसे पहले उसका माल उसके असहाबे फ़राइज़ रिश्तेदारों में जो है वो तकसीम किया जाता है। असहाबे फ़राइज़ रिश्तेदारों में तकसीम करने के बाद अगर माल बाकी बच जाए तो उसके जो नस्बी असबात होते हैं उनके दरमियान माल की तकसीम कारी होती है, और अगर किसी के नस्बी असबात मौजूद ना हो तो अगले मरहले में जो सबबी असबात होते हैं उनको जो है वो माल तकसीम किया जाता है। गुज़श्ता कई दुरूस में असबा की तारीफ़ के ऊपर गुफ्तगू होती रही कि असबा रिश्तेदार उसे कहते हैं कि जो असहाबे फ़राइज़ से बच जाने वाला माल ले और अकेला होने की सूरत में सारा माल ले। यानी असबा वो है कि असहाबे फ़राइज़ को माल देने के बाद अगर माल बाकी बच जाए तो असबा रिश्तेदार को दिया जाता है, और अगर मसअले के अंदर जो है वो असहाबे फ़राइज़ मौजूद ना हो तो इस सूरत के अंदर सारा का सारा माल जो है वो असबा को दिया जाता है। तो तरक़े मय्यत के मुस्तहिक़ीन वाली फ़सल में जो हमने पढ़ा था कि असहाबे फ़राइज़ को माल देने के बाद अगर माल बाकी बच जाए तो वो मय्यत के नस्बी असबात को दिया जाता है, और अगर नस्बी असबात मौजूद ना हो तो इस सूरत के अंदर जो उसके सबबी असबात हैं उनके दरमियान जो है वो माल की तकसीम कारी होती है। तो आज के दरस में हम असबा की जो दो किस्में हैं, असबा बिन नसब और असबा बिन सबब, यानी नसब के एतबार से असबात और सबब के एतबार से असबात, इसके ऊपर हम जो है वो आज के दरस में गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। अज़ीज़ तलबा कराम, तीसरी फ़सल असबात का बयान। सबसे पहले इसका लुग़वी और इस्तिलाही माना यहाँ पर जो है वो ज़िक्र किया गया है कि लुग़त में बाप की तरफ से जो रिश्तेदारी होती है उसको असबा कहा जाता है, और इस्तिलाही माना जैसा कि गुज़श्ता कई दरसों में ये माना गुज़रा कि हर वो रिश्तेदार जो असहाबे फ़राइज़ से बच जाने वाला माल ले और अकेला होने की सूरत में सारा माल ले, उसे जो है वो असबा कहा जाता है। असबा की अक़साम, असबा की दो किस्में हैं। नंबर एक असबा बिन नसब और नंबर दो असबा बिस सबब। असबा बिन नसब यानी नसब के एतबार से जो असबा होते हैं वो असबात जो नसब की वजह से रिश्तेदार होते हैं, जबकि असबा बिस सबब यानी वो असबात के जिनकी उसूबत नसब की वजह से ना हो बल्कि इत्क या मुवालात की वजह से हो, जिसे मौलल अताक़ा या मौलल मुवालात कहा जाता है, जिसके ऊपर हमारी तफसीली गुफ्तगू पीछे हो चुके। तो असबा दो तरह के, एक नसब के एतबार से और दूसरे नंबर पर जो है वो सबब के एतबार से। तो ज़वील फ़ुरूज़ को माल देने के बाद सबसे पहले माल जो है वो असबा बिन नसब को दिया जाता है। अगर मसअले के अंदर असबा बिन नसब ना हो तो इस सूरत के अंदर जो है वो असबा बिस सबब को जो है वो माल दिया जाता है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है असबा बिन नसब का, इसकी आगे फिर तीन किस्में बनती हैं जिसको यहाँ पर जो है वो जिक्र किया गया कि असबा बिन नसब की अक़साम। असबा बिन नसब की तीन अक़साम है। नंबर एक असबा बिनफ्सिही, नंबर दो असबा बिगैरिही और नंबर तीन असबा मा गैरिही। आइए अब इसकी तारीफ़ात पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं कि असबा बिनफ्सिही किसे कहते हैं, असबा बिगैरिही किसे कहते हैं और असबा मा गैरिही किसे कहते हैं। पहले नंबर पर असबा बिनफ्सिही, मतलब इसका ये है कि वो असबा जो बज़ाते खुद असबा हो, किसी दूसरे के मिल जाने की वजह से असबा ना हो। जैसे असबा बिगैरिही के अंदर और असबा मा गैरिही के अंदर जो असबात होते हैं ये दूसरों की वजह से होते हैं, दूसरों के साथ होते हैं, जबकि ये जो असबा होता है जिसे असबा बिनफ्सिही कहा जाता है ये बज़ाते खुद असबा होता है। और इसकी तारीफ़ के अंदर ये बात मज़कूर है कि हर वो मर्द जिसकी मय्यत की तरफ निस्बत करने में औरत दरमियान में ना आए, तो मय्यत के करीबी मुज़क्कर रिश्तेदार, इनको जो है वो गोया के असबा बिनफ्सिही कहा जाता है कि जिनकी निस्बत मय्यत की तरफ करें तो दरमियान में औरत वास्ता ना बने। जैसे मिसाल के तौर पर बेटा है तो बेटे की निस्बत जब हम मरने वाले की तरफ करते हैं
तो दरमियान में कोई वास्ता नहीं। पोता है, पड़पोता है, इनकी निस्बतें जब मरने वाले की तरफ करते हैं तो दरमियान में जो है वो औरत का वास्ता नहीं है। इसी तरह बाप दादा पड़दादा है कि इनकी निस्बतें जब मरने वाले की तरफ की जाती हैं तो दरमियान में औरत वास्ता नहीं बनती। भाई हैं, चचा हैं, ये हजरात वो हैं सारे के सारे कि जिनकी निस्बत मय्यत की तरफ करें तो दरमियान में औरत वास्ता नहीं बनती, तो इससे असबा बिनफ्सिही कहा जाता है। वो रिश्तेदार कि जिनकी निस्बत मय्यत की तरफ करें और दरमियान में औरत वास्ता बन जाए, ऐसे रिश्तेदार या तो ज़ुबिल अरहाम कहलाते हैं या ऐसे रिश्तेदार जो है वो ज़ुबिल फ़ुरूज़ में से होते हैं, जैसे अखियाफ़ी भाई और बहन कि इनकी निस्बत जब हम मरने वाले की तरफ करते हैं तो दरमियान में जो है वो औरत वास्ता बन जाती है, यानी ये मय्यत की तरफ मंसूब होते हैं माँ के वास्ते से। तो लिहाजा खियाफ़ी भाई बहन असबा नहीं है बल्कि ये ज़ुबिल फ़ुरूज़ के तौर पर जो है वो हिस्सा पाते हैं। इसी तरह जो है वो नवासा, नवासे की निस्बत जब हम मय्यत की तरफ करते हैं तो दरमियान में बेटी का वास्ता बनता है, औरत का वास्ता बनता है, तो इसलिए ये नवासा जो है वो असबा नहीं है बल्कि नवासा जो है वो ज़ुबिल अरहाम के तौर पर जो है वो हिस्सा पाता है। इसी तरह जो है वो नाना है कि नाने की निस्बत जब हम मरने वाले की तरफ करते हैं तो दरमियान में माँ का वास्ता आ जाता है, औरत का वास्ता आ जाता है, तो नाना भी जो है वो ज़ुबिल अरहाम में से। खुलासा कलाम ये है कि जिन रिश्तेदारों की निस्बत मरने वाले की तरफ करें और दरमियान में औरत वास्ता बन जाए वो या तो ज़ुबिल फ़ुरूज़ होते हैं या वो ज़ुबिल अरहाम होते हैं, और जिन मुज़क्कर रिश्तेदारों की निस्बत मय्यत की तरफ करें और दरमियान में औरत वास्ता ना बने तो ऐसे रिश्तेदार जो है वो असबा बिनफ्सिही कहलाते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि असबा बिनफ्सिही के अंदर कोई भी मुअन्नस नहीं है, सारे के सारे जो है वो मुज़क्कर हैं, इसलिए कहा जाता है मय्यत के करीबी मुज़क्कर रिश्तेदार इनको जो है वो असबा बिनफ्सिही कहा जाता है। और ये जो मसला अभी जिक्र किया गया कि जिनकी निस्बत मय्यत की तरफ करें और दरमियान में औरत वास्ता बन जाए तो ऐसे रिश्तेदार या तो ज़ुबिल अरहाम होते हैं या ऐसे रिश्तेदार ज़ुबिल फ़ुरूज़ होते हैं। इसको जो है वो किताब के अंदर इन लफ्ज़ों के साथ जिक्र किया गया नोट के तौर पर कि मय्यत की तरफ मंसूब होने में जिन वरसा के लिए औरत वास्ता बन रही हो वो वरसा असबा नहीं बन सकते बल्कि या तो वो ज़ी फ़र्ज़ होते हैं जैसा कि माँ की औलाद यानी अखियाफ़ी बहन भाई, या वो ज़ुबिल अरहाम होते हैं जैसा कि नवासा और नाना वगैरह जिसकी वजाहत मैंने अभी की। अब इसके बाद असबा बिनफ्सिही की भी आगे जो है वो अक़साम हैं, इसकी जो है वो 4 किस्में यहाँ किताब के अंदर जिक्र की गई हैं, अगरचे असबा बिनफ्सिही इसके बाद भी हो सकते हैं जिसकी वजाहत जो है मैं आगे चलकर करता हूँ। अब असबा बिनफ्सिही की अक़साम, सबसे पहले जो है वो जुज़े मय्यत यानी मय्यत का जुज़ जिसमें मय्यत का बेटा है, पोता है, पड़पोता है, नीचे तक की सारी मुज़क्कर औलाद जो है वो इसके अंदर शामिल है। दूसरे नंबर पर असले मय्यत यानी मय्यत की असल जिसमें मय्यत का बाप, मय्यत का दादा, मय्यत का पड़दादा ऊपर तक मुज़क्कर हजरात सारे के सारे जो है वो इसमें शामिल हैं। तीसरे नंबर पर जुज़े बाप, जुज़े बाप का मतलब मय्यत के बाप का जुज़, जैसे कोई भी शख्स जो फौत होता है वो मय्यत का जुज़ है तो जो उसका भाई होगा वो भी उसके बाप का जो है वो जुज़ होगा कि वो खुद अपने बाप का जुज़ है तो उसका भाई भी उसके बाप का जुज़ है। तो जुज़े बाप यानी मय्यत के बाप का जुज़, जैसे हकीकी भाई इसमें आएगा। दूसरे नंबर पर अल्लाती भाई, तीसरे नंबर पर हकीकी भाई का बेटा जिसे जो है वो हकीकी भतीजा भी कहा जाता है, और चौथे नंबर पर अल्लाती भाई का बेटा यानी अल्लाती भतीजा, नीचे तक मुज़क्कर औलाद जो है वो इसके अंदर शामिल होगी। तो हकीकी भाई, अल्लाती भाई, हकीकी भाई का बेटा, अल्लाती भाई का बेटा, फिर उसके बाद नीचे तक मुज़क्कर औलाद मतलब हकीकी भाई के बेटे का बेटा, अल्लाती भाई के बेटे का बेटा, ये नीचे तक मुज़क्कर औलाद का सिलसिला इसी तरह जो है वो चलता रहता है। यहाँ पर जो है वो अखियाफ़ी भाई नहीं लिखा गया क्योंकि अखियाफ़ी भाई ज़ुबिल फ़ुरूज़ में से जिसका जिक्र आप पीछे जो है वो पढ़ चुके हैं। इसी तरह जो है वो तीनों तरह की बहनें भी जो है ना वो यहाँ पे नहीं है, अगरचे वो बहनें भी मय्यत के बाप का जुज़ हैं लेकिन बहनें जो है वो ज़ुबिल फ़ुरूज़ में से हैं। अखियाफ़ी बहन, हकीकी बहन, अल्लाती बहन, ये तीनों की तीनों जो है वो ज़ुबिल फ़ुरूज़ में से हैं। और दूसरी बात ये कि अभी हमने ये पढ़ा कि ये असबा बिनफ्सी वो होते हैं जो मय्यत के करीबी मुज़क्कर रिश्तेदार होते हैं, इनमें कोई भी जो है वो औरत नहीं होती। तो लिहाजा यहाँ पर हकीकी भाई, अल्लाती भाई, हकीकी भाई का बेटा, अल्लाती भाई का बेटा यानी हकीकी भतीजा, अल्लाती भतीजा, ये सारे के सारे इस तीसरी किस्म के अंदर जो है वो शामिल हैं।
चौथी किस्म के अंदर जुज़े दादा, यानी मैयत के दादा का जुज़, जिसमें हकीकी चचा यानी मैयत का वालिद मैयत के दादा का जुज़ है। तो जब मैयत का वालिद मैयत के दादा का जुज़ है तो मैयत का जो चचा होगा वो भी मैयत के दादा का जुज़ होगा। तो इसलिए इस किस्म के अंदर जो है वो चचा और उसके मुज़क्कर बेटे जो है वो लिखे गए हैं, जैसे हकीकी चचा, अल्लाती चचा यानी बाप शरीका चचा, हकीकी चच्चे का बेटा जिसको हम कज़न कहते हैं, और अल्लाती चच्चे का बेटा, नीचे तक मुज़क्कर औलाद, ये सारी की सारी इसके अंदर शामिल है। यानी हकीकी चचा, अल्लाती चचा, हकीकी चच्चे का बेटा, अल्लाती चच्चे का बेटा, हकीकी चच्चे के बेटे का बेटा, इसी तरह अल्लाती चच्चे के बेटे का बेटा, ये नीचे तक मुज़क्कर औलाद का सिलसिला इसी तरह जो है वो चलता रहेगा। तो असबाब नफ्सी के अंदर सिर्फ 4 किस्में इसकी बयान की गई हैं, जुज़े मैयत, असले मैयत, जुज़े बाप और जुज़े दादा। लेकिन असबाब नफ्सी ही ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही होते हैं और नहीं होते, बल्कि इसके अलावा भी रिश्तेदार जो है वो असबाब नफ्सी ही होते हैं। यानी अगर हम इससे ऊपर जो है वो जाना चाहें, हमारी जो गुफ्तगू हुई वो हकीकी चचा तक हुई कि मैयत का हकीकी चचा, मैयत का अल्लाती चचा, मैयत के हकीकी चच्चे का बेटा, मैयत के अल्लाती चच्चे का बेटा। अब इससे ऊपर मैयत के बाप का हकीकी चचा, फिर मैयत के बाप का अल्लाती चचा, फिर मैयत के बाप के हकीकी चच्चे का बेटा, फिर मैयत के बाप के अल्लाती चच्चे का बेटा, वो भी सारे के सारे असबाब नफ्सी ही हैं। इससे ऊपर जाना चाहें, मैयत के दादा का हकीकी चचा, मैयत के दादा का अल्लाती चचा, मैयत के दादा के हकीकी चच्चे का बेटा, मैयत के दादा के अल्लाती चच्चे का बेटा, नीचे तक मुज़क्कर औलाद, फिर उसके बाद परदादा, फिर उसके बाद ऊपर वाला दादा। तो यूँ ये सारे के सारे जो है ये असबाब बिनफ्सी ही कहलाते हैं और ये सारे के सारे मुज़क्कर होते हैं, इनमें कोई भी औरत नहीं होती। तो इन रिश्तेदारों को असबाब बिनफ्सी ही से जो है वो ताबीर किया जाता है। दूसरे नंबर पर असबाब बिनफ्सी ही में माल तकसीम करने के उसूल व ज़वाबित बयान किए गए कि जब असबाब एक से ज़्यादा मसले के अंदर मौजूद हों तो अब उनके दरमियान जो है वो माल कैसे तकसीम किया जाएगा, कौन सा असबाब किसकी वजह से महरूम होगा, इसके भी मसाइल व अहकाम जो है वो यहाँ पर जिक्र किए गए हैं। सबसे पहले नंबर पर जो मसला यहाँ पर जिक्र किया गया है और जो पहला उसूल जिक्र किया गया है असबाब नफ्सी ही में माल तकसीम करने का, कि जब तक पहली किस्म का कोई फ़र्द असबाब मौजूद है, बाद वाले दर्जे का कोई फ़र्द असबाब नहीं बन सकता, अगरचे असहाबे फ़राइज़ में से हो सकता है। जैसे बेटा और बाप अगर किसी मसले में जमा हो जाएं तो बेटा असबा है, जबकि बाप जो है वो जी फ़र्ज के तौर पर जो है वो हिस्सा पाएगा। अब अजीज़ तलबा कराम, ये जो पहला असूल आपने पढ़ा कि जब तक पहले दर्जे का कोई फ़र्द असबा मौजूद हो, बाद वाले दर्जे का कोई फ़र्द असबा नहीं बन सकता। मतलब ये है कि पहले दर्जे के अंदर जैसे हमने पढ़ा बेटा, पोता, पड़पोता, अगर पहले दर्जे का कोई भी फ़र्द बेटा, पोता, पड़पोता इनमें से कोई एक भी मौजूद होगा तो बाद वाले जितने दर्जात हैं उनमें से कोई भी असबा के तौर पर हिस्सा नहीं पा सकता। मतलब मसले के अंदर जो है वो बेटा भी मौजूद है और साथ में फ़र्ज़ करें हकीकी भाई भी मौजूद है। तो अब चूंकि पहले दर्जे का बेटा मौजूद है तो तीसरे दर्जे में जो भाई है वो बेटे के होते हुए महरूम हो जाएगा, वो असबा के तौर पर हिस्सा नहीं पा सकता। इसी तरह बेटा मौजूद नहीं लेकिन पोता मौजूद है पहले दर्जे का, और उसके बाद जो है फ़र्ज़ करें हकीकी चचा मौजूद है, तो पोते के होते हुए हकीकी चचा असबा के तौर पर हिस्सा नहीं पा सकता, इसलिए कि पहले दर्जे का फ़र्द असबा मौजूद है तो बाद वाले दर्जों में से किसी दर्जे का कोई फ़र्द असबा नहीं बन सकता। यहाँ पर एक और सूरत जिक्र की गई कि अगर पहले दर्जे का कोई फ़र्द असबा मौजूद हो तो बाद वाले दर्जे का कोई फ़र्द असबा नहीं बन सकता, हाँ जी फ़र्ज के तौर पर हिस्सा पा सकता है। और मिसाल के तौर पर जिक्र किया गया कि अगर किसी मसले में बेटा मौजूद है और साथ में जनाब बाप मौजूद है। अब बाप ऐसा है कि इसके अहवाल के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कभी बाप जो है वो जी फ़र्ज के तौर पर हिस्सा पाता है और कभी असबा के तौर पर हिस्सा पाता है। जब मैयत के बेटे बेटियां मौजूद हों उस वक्त ये जी फ़र्ज के तौर पर हिस्सा पाता है, और जब जो है वो मैयत के बेटे बेटियां मौजूद ना हों उस वक्त ये असबा बनता है। तो अगर किसी मसले के अंदर बेटा और बाप दोनों मौजूद हों तो बेटा जो होगा ये असबा के तौर पर हिस्सा पाएगा। तो चूंकि मैयत का बेटा मौजूद है तो जब मैयत का बेटा मौजूद हो तो बाप जी फ़र्ज के तौर पर हिस्सा पाएगा। तो लिहाजा इसलिए यहाँ पे जिक्र किया गया कि जब तक पहले दर्जे का कोई फ़र्द असबा मौजूद हो बाद वाले दर्जे का कोई फ़र्द असबा नहीं बन सकता। जब बेटा भी मौजूद है बाप भी मौजूद है, अब बाप अगरचे दूसरी किस्म के अंदर और दूसरे दर्जे के अंदर है,
बेटे के होते हुए चूंकि बाप जी फर्ज बनता है तो लिहाजा यहाँ बाप असबा के तौर पे हिस्सा नहीं पा रहा, बल्कि जी फर्ज के तौर पर जो है वो हिस्सा पा रहा है। तो लिहाजा बाप के अलावा अगर हकीकी भाई या लाती भाई, हकीकी भाई का बेटा, लाती भाई का बेटा, हकीकी चचा, लाती चचा, हकीकी चचे का बेटा, लाती चचे का बेटा, इनमें से अगर कोई यहाँ पर मौजूद होता बेटे के साथ, तो बेटे के होते हुए बाद वाले दर्जे का कोई फर्द असबा के तौर पर हिस्सा नहीं पाता, लिहाजा वो सारे के सारे महरूम हो जाते। और बाप को जो हिस्सा दिया जा रहा है तो असबा के तौर पर नहीं दिया जा रहा, बल्कि बाप को यहाँ पर जो है वो जी फर्ज के तौर पर जो है वो हिस्सा दिया जा रहा है। फर्ज करें किसी का बेटा भी मौजूद नहीं, पोता भी मौजूद नहीं, पड़पोता भी मौजूद नहीं, नीचे तक पहले दर्जे में कोई भी मौजूद नहीं है, बाप मौजूद है, अब बाप जो है वो असबा के तौर पर हिस्सा पाएगा। बाप मौजूद नहीं लेकिन दादा मौजूद है तो दादा जो है वो असबा के तौर पर हिस्सा पाएगा, जबकि मैयत के जो है ना बेटे बेटियां मौजूद ना हो तो अब दादा जो है ना वो असबा बन जाएगा। खुलासा कलाम ये है कि जब तक पहले दर्जे का कोई भी फ़र्द असबा मौजूद है, बाद वाले दर्जे का कोई फ़र्द असबा नहीं बन सकता। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि पहली कैटेगरी में, पहली किस्म के अंदर जो बेटा पोता पड़पोता वाली किस्म है वहाँ से तो कोई भी मौजूद नहीं है। दूसरी कैटेगरी के अंदर फ़र्ज़ करें बाप मौजूद है और मैयत के बेटे बेटियां कोई भी नहीं है तो बाप असबा के तौर पर हिस्सा पाएगा। अब यहाँ पर बाप असबा बन गया। अब जब बाप दूसरी कैटेगरी में रहते हुए असबा बन गया तो बाद वाली जितनी भी कैटेगरीज हैं, जितनी भी किस्में हैं, उनका कोई फ़र्द असबा के तौर पर हिस्सा नहीं पा सकता। मतलब बाप के साथ भाई मौजूद है तो अब बाप तो असबा के तौर पर हिस्सा पाएगा, लेकिन भाई जो है वो बाप की वजह से महरूम हो जाएगा। इसी तरह बाप मौजूद है, साथ में चचा मौजूद है और बाप जो है वो असबा के तौर पर हिस्सा पा रहा है, तो जब बाप असबा बन रहा है तो चचा असबा नहीं बन सकता और असबा के तौर पर हिस्सा नहीं पा सकता। कहने का मतलब ये है कि जो भी पहले दर्जे का कोई मौजूद हो तो बाद वाले दर्जे का कोई फ़र्द असबा के तौर पर जो है विरासत नहीं पाता। दूसरे नंबर पर जो मसला यहाँ पे जिक्र किया गया कि अकरब के होते हुए अबाद महरूम होगा। अकरब अबाद का मतलब ये है कि एक ही दर्जे में एक का रिश्ता करीब है और दूसरे का बईद है। जैसे बेटे के होते हुए पोता, इसी तरह बाप के होते हुए दादा महरूम होता है। मतलब ये कि एक ही दर्जे के एक से ज़्यादा अफराद मौजूद हैं, बेटा भी मौजूद है, फ़र्ज़ करें पोता भी है, साथ में पड़पोता भी है, तो तीनों में से किसको विरासत मिलेगी? हम देखेंगे कि इनमें से अकरब कौन है। तो अकरब जैसा कि बेटा है तो बेटे के होते हुए पोता पड़पोता महरूम हो जाएंगे। दूसरी कैटेगरी में अगर देखें बाप दादा परदादा मौजूद है तो सबसे करीब बाप होता है तो बाप के होते हुए दादा परदादा ये महरूम हो जाएंगे। तो अगर असबात एक ही दर्जे के हों और उनमें से बाद असबात करीब के हों और बाद असबात जो है वो दूर के हों तो अकरब के होते हुए अबाद जो असबा होगा वो महरूम हो जाएगा। तीसरे नंबर पर जो कायदा यहाँ पर मज़कूर है कि दो कराबत वाले के होते हुए एक कराबत वाला महरूम होगा। जैसे हकीकी भाई के होते हुए अल्लाती भाई जो ना महरूम हो जाएगा। अब तीसरी और चौथी कैटेगरी में अगर देखें कि हकीकी भाई और अल्लाती भाई ये दोनों जो है वो एक ही दर्जे के हैं और इनमें कुर्बो बुअद का भी कोई एतबार नहीं किया जा सकता कि हम ये कहें कि हकीकी भाई करीब का है, अल्लाती भाई दूर का है, लिहाजा हकीकी भाई के होते हुए अल्लाती भाई महरूम हो जाएगा। ये बात हम बेटे पोते में तो कर सकते हैं, बाप दादा में तो कर सकते हैं कि जहाँ पर एक करीब का और एक बईद का है, लेकिन हकीकी भाई और अल्लाती भाई में हम ये गुफ्तगू नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का दर्जा, दोनों का लेवल जो है वो एक ही है। इनमें से एक करीब हो और दूसरा बईद हो ऐसा नहीं है। हकीकी भाई या अल्लाती भाई ये दोनों का दर्जा, दोनों का लेवल एक ही है। कुर्ब बुअद का यहाँ पर जो है वो तसव्वुर नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर उस वक्त देखा जाता है कि दो कराबतें किसके अंदर है और एक कराबत किसके अंदर है, तो दो कराबत वाला हिस्सा पाएगा और एक कराबत वाला महरूम हो जाएगा। लिहाजा हकीकी भाई के होते हुए अल्लाती भाई महरूम हो जाता है, हकीकी चचा के होते हुए अल्लाती चचा महरूम हो जाता है, हकीकी भतीजे के होते हुए अल्लाती भतीजा महरूम हो जाता है और हकीकी कज़न के होते हुए अल्लाती कज़न जो है वो महरूम हो जाता है। मतलब जिसके अंदर दो कराबतें होंगी वो हिस्सा पाएगा और जिसके अंदर एक कराबत होगी वो महरूम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर असबाब नफसी में माल तकसीम करने के असूल में जो तीसरा असूल जिक्र किया गया कि दो कराबत वाले के होते हुए एक कराबत वाला महरूम होगा। जैसे हकीकी भाई के होते हुए अल्लाती भाई महरूम होगा। नोट के तौर पर इसकी वजाहत मजीद कर दी गई कि जब दो हिस्सादार जमा हो जाएं तो पहले अकरबियत और अबादियत को देखा जाता है। अगर कुर्बो बुअद में बराबर हो, जैसे हकीकी भाई या लाती भाई कुर्बो बुअद में बराबर है, हकीकी चचा लाती चचा ये कुर्बो बुअद में बराबर है, हकीकी चचे का बेटा लाती चचे का बेटा ये कुर्बो बुअद में बराबर है, हकीकी भाई का बेटा लाती भाई का बेटा ये कुर्बो बुअद में बराबर है,
तो जब ऐसी सूरत हाल हो कि कुर्बो बुअद में बराबर हो तो अब इनकी कराबत की तरफ नज़र की जाएगी। तो जिसकी 2 कराबतें होंगी उसको हिस्सा मिलेगा और 1 कराबत वाला जो है वो महरूम हो जाएगा। अजीज़ तलबा कराम, खुलासा ये है कि हमारा ये जो उसूल नंबर 2 है ये इस सूरत में है कि एक से ज़्यादा असबाद हैं और एक ही दर्जे में हैं और एक करीब का है और एक बईद का है। तो हमने ये पढ़ा कि करीब वाले के होते हुए दूर वाला महरूम हो जाएगा, जबकि 3 नंबर जो हमारा उसूल है कि एक से ज़्यादा असबा हैं और एक ही दर्जे में हैं, लेकिन उनमें से एक करीब का और दूसरा दूर का नहीं है। तो इस सूरत के अंदर फिर हम ये देखेंगे कि इनमें से 2 कराबतें किसकी हैं और 1 कराबत किसकी है। तो 2 कराबत वाले के होते हुए 1 कराबत वाला महरूम होता है। इसलिए यहाँ नोट में ये लिखा गया कि जब 2 हिस्सादार जमा हो जाएं तो सबसे पहले अकरबियत और अबादियत को देखना है कि एक करीब का और एक बईद का। इसको देखने के बाद फैसला हो जाएगा कि जो करीब का होगा वो हिस्सा पाएगा और दूर वाला महरूम हो जाएगा। और अगर कुर्बो बुअद में बराबर हों, अकरबियत अबादियत का मसला ना हो, तो इस सूरत के अंदर फिर जो है वो कराबत को देखा जाता है। तो जिसकी 2 कराबतें होती हैं उसको हिस्सा मिलता है और 1 कराबत वाला जो है वो महरूम हो जाता है। चौथे नंबर पर जो उसूल यहाँ पे जिक्र किया गया कि असबात में तरके की जो तकसीम होती है ये फ़ी कस के एतबार से होती है, ना कि नुमाइंदगी के उसूल के एतबार से। अब इसको यहाँ पर एक मिसाल के ज़रिए समझाया गया। जैसे एक शख्स फौत हुआ और उसने एक भाई की औलाद में एक बेटा, यानी इस भाई की औलाद में एक बेटा है, यानी एक भतीजा इस भाई से है, और दूसरे भाई की औलाद में 5 बेटे छोड़े, यानी एक भाई से उसका एक बेटा और दूसरे भाई के 5 बेटे जो ना मौजूद हैं। तो तरके के कुल 6 हिस्से होंगे। फ़र्ज़ करें कि इन बेटों के अलावा कोई भी उसका रिश्तेदार मौजूद नहीं है, ज़वील फ़ुरूज़ भी मौजूद नहीं है और इनके अलावा कोई और भी मौजूद नहीं है। तो अब जो तरका होगा उसके कुल जो है वो 6 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा इस भाई के बेटे को और बकिया जो 5 हिस्से होंगे वो दूसरे भाई के 5 बेटों को दिए जाएंगे। इसे कहा जाता है फ़ी कस के एतबार से माल की तकसीम कारी। जबकि यूँ नहीं किया जाएगा कि नुमाइंदगी के असूल पर अमल करते हुए तरके के 2 हिस्से कर दिए जाए, एक हिस्सा एक भाई के बेटे को दे दिया जाए और बकिया जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरे भाई के 5 बेटों में जो है वो तकसीम कर दिया जाए। यानी तरके के सिर्फ 2 हिस्से किया जाए, एक हिस्सा इस भाई के एक बेटे को और दूसरा हिस्सा दूसरे भाई के 5 बेटों को दिया जाए। इस तरह नहीं किया जाएगा कि ये नुमाइंदगी के असूल पर गोया कि अमल किया गया कि एक मेरा भाई ये है एक मेरा भाई ये है, तो एक इसकी नुमाइंदगी होगी और एक इसकी नुमाइंदगी होगी। इसकी नुमाइंदगी के तौर पर एक हिस्सा इस भाई के एक बेटे को और इसकी नुमाइंदगी के एतबार से दूसरा हिस्सा इस भाई के 5 बेटों को। इस तरह नहीं किया जाएगा। इसे नुमाइंदगी के असूल पर जो है वो माल की तकसीम कारी करना जो है वो कहते हैं। जबकि हमने ये पढ़ा कि नुमाइंदगी के असूल पर माल तकसीम नहीं होगा बल्कि फ़ी कस के एतबार से माल तकसीम होगा। यानी माल के टोटल 6 हिस्से किए जाएंगे जबकि कोई और रिश्तेदार जो है वो ज़वील फ़ुरूज़ वगैरह मसले में मौजूद ना हो। तो कुल माल के 6 हिस्से करके असबात में माल इस अंदाज से तकसीम किया जाएगा कि इस एक भाई को भी एक हिस्सा और बकिया जो 5 हिस्से होंगे वो दूसरे भाई के 5 बेटों में तकसीम किए जाएंगे। तो कुल माल के 2 हिस्से नहीं किए जाएंगे बल्कि कुल माल के 6 हिस्से करके फ़ी कस के एतबार से इनके दरमियान माल जो है वो तकसीम किया जाएगा। ये थे हमारे असबाब नफ्सी में माल तकसीम करने के उसूल व ज़वाबित। अब असबाब बिन नसब की जो दूसरी किस्म है असबाब बिल गैर, आइए उसको पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। दूसरे नंबर पर असबाब गैरिही, हर वो औरत रिश्तेदार जिसका फ़र्जी हिस्सा निस्फ या सुलुसान हो और वो अपने भाइयों यानी बराबर के मुज़क्कर के साथ मिलकर असबा बनती हो। यानी असबाब नफ्सी के अंदर सारे के सारे मुज़क्कर हज़रात होते हैं, उनमें कोई भी औरत नहीं होती। जबकि असबाब गैरिही के अंदर जो है वो हर वो औरत रिश्तेदार जिसका फ़र्जी हिस्सा निस्फ या सुलुसान हो और वो अपने भाइयों यानी बराबर के मुज़क्कर के साथ मिलकर जो है वो असबा बनती हो। ये कुछ मर्द और कुछ औरतें हैं, बेटा और बेटी, पोता और पोती, हकीकी भाई और हकीकी बहन, अल्लाती भाई और अल्लाती बहन। पीछे ज़वील फ़ुरूज़ के अहवाल में हमने बेटी के अहवाल पढ़े, वहाँ पर हमने ये पढ़ा कि बेटी जब बेटे के साथ मिलती है तो असबा बन जाती। पोती के अहवाल में पढ़ा कि पोती जब पोते के साथ मिलती है असबा बन जाती। हकीकी बहन के अहवाल में पढ़ा कि हकीकी बहन हकीकी भाई के साथ मिलती है असबा बन जाती। अल्लाती बहन के अहवाल में पढ़ा कि अल्लाती बहन जब अल्लाती भाई के साथ मिलती है तो असबा बन जाती है। तो गोया कि ये 4 मुअन्नसात वो हैं कि जिनका एक तो फ़र्जी हिस्सा भी है निस्फ या सुलुसान। चारों के अहवाल के अंदर मुश्तरका बात हमने ये पढ़ी
कि अगर बेटी, पोती, हकीकी बहन, अल्लाती बहन एक हो तो उसको 1/2 हिस्सा मिलता है, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो फिर इनको 2/3 हिस्सा मिलता है। यानी इनका फ़र्ज़ी हिस्सा या निस्फ होता है या सुलुसान, और ये अपने बराबर के मुज़क्कर के साथ मिलकर जो है वो असबा बन जाती हैं। तो ऐसी औरतों को जो है वो असबा बिगैर ही कहा जाता है कि जो अपने बराबर के मुज़क्कर के साथ मिलकर असबा बनती है। अगर कोई मुअन्नस ऐसी हो कि उसके बराबर का जो मुज़क्कर है वो तो असबा बन रहा हो, लेकिन उसका अपना हिस्सा जो है वो फ़र्जी ना हो, तो इस सूरत के अंदर वो औरत जो है वो असबा नहीं बनती। जैसा कि मिसाल के तौर पर जो है वो फूफी है, कि जब फूफी जो है वो चचा के साथ अगर किसी मसले में जमा हो जाए तो फूफी चचा के साथ मिलकर असबा नहीं बनेगी, अगरचे चचा जो है वो बजाते खुद असबा है। जैसा कि आज के दर्स में हम पढ़ रहे हैं कि चचा जो होता है ये असबा बिनफ्सी ही में से होता है, तो लिहाजा चचा अगरचे असबा है, लेकिन इसके बराबर की जो मुअन्नस है, जो रिश्ते में इसकी बहन है, मैयत की फूफी है, वो अपने बराबर के मुज़क्कर के साथ, चचा के साथ मिलकर असबा नहीं बनेगी। और वजह उसकी ये है कि फूफी का फ़र्जी हिस्सा नहीं होता। और अभी हमने असबा बिगैर ही की तारीफ में ये बात पढ़ी है कि हर वो औरत के जिसका फ़र्जी हिस्सा निस्फ या सुलुसान हो, वो अपने बराबर के मुज़क्कर के साथ मिलकर जो है वो असबा बनती है, और जिसका फ़र्जी हिस्सा निस्फ या सुलुसान ना हो वो अपने बराबर के मुज़क्कर के साथ मिलकर असबा नहीं बनती। तो लिहाजा फूफी जो है वो चचा के साथ मिलकर असबा नहीं बनेगी। इसलिए इस मसले को नोट के तौर पर यहाँ पर बयान कर दिया गया कि वो औरत कि जिसका फ़र्जी हिस्सा निस्फ या सुलुसान ना हो और इसका भाई असबा हो, ऐसी औरत अपने भाई के साथ मिलकर जो है वो असबा नहीं बनती। जैसे फूफी चचा के साथ मिलकर असबा नहीं बनेगी, क्योंकि फूफी का फ़र्जी हिस्सा जो है वो निस्फ या सुलुसान नहीं है, तो ये फूफी असबा नहीं बनेगी, बल्कि ये फूफी जो है वो ज़बिल अरहाम के तौर पर हिस्सा पाती है, जिसकी तफसील आइंदा चलकर असबाग में हम पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर असबा मा गैरिही है। हर वो मुअन्नस जो किसी दूसरी मुअन्नस की मौजूदगी में असबा बने। पीछे था कि वो मुअन्नस जो किसी मुज़क्कर की मौजूदगी में असबा बने, और यहाँ पर यह है कि हर वो मुअन्नस जो किसी दूसरी मुअन्नस की मौजूदगी में असबा बने। जैसे सगी बहन या अल्लाती बहन जब बेटी या पोती के साथ मिलती है तो असबा बन जाती है। हकीकी बहन के हवाल में हम ये बात जो है वो पढ़ चुके कि जब हकीकी बहन के साथ बेटी पोती आ जाए तो बेटी पोती को हिस्सा देने के बाद बकिया माल बतौर असबा के जो है वो हकीकी बहन को दिया जाता है। बिल्कुल यही सेम हाल हमने अल्लाती बहन के हवाल में भी पढ़ा कि जब अल्लाती बहन के साथ बेटी पोती आ जाए तो बेटी पोती को हिस्सा देने के बाद बकिया माल बतौर असबा के जो है वो अल्लाती बहनों को दिया जाता है। तो अल्लाती बहन और हकीकी बहन जब बेटी पोती के साथ आती हैं तो उस वक्त ये असबा बन जाती हैं, और इसे असबा मा गैरिही कहा जाता है। और दोनों में फ़र्क ये है कि असबा बिगैरिही के अंदर मुअन्नस मुज़क्कर के साथ मिलकर असबा बनती है, और वो मुअन्नस के जिसका फ़र्जी हिस्सा भी हो, और असबा मा गैरिही के अंदर एक मुअन्नस दूसरी मुअन्नस के साथ मिलकर जो है वो असबा बन जाती है। और ये सिर्फ दो हैं, हकीकी बहन और अल्लाती बहन, और ये बेटी और पोती के साथ मिलकर जो है वो असबा बन जाती हैं। तो ये हमारी असबा बिन नसब की 3 किस्में थी, असबा बिन नफ्सिही, असबा बिगैरिही, और तीसरे नंबर पर असबा मा गैरिही। जो दूसरी असबा की किस्म थी जिसे असबा बिस सबब कहा जाता है, आइए उसको पढ़ते हैं। असबा बिस सबब की भी 2 किस्में हैं। नंबर 1 मौलुल अताका और नंबर 2 मौलुल मुवालात। और यहाँ पर नोट के तौर पर यह बात जो है वो जिक्र कर दी गई कि दोनों किस्मों की तफसील जो है वो पीछे गुजर चुकी है। पीछे मौलुल मुवालात के बारे में और मौलुल अताका के बारे में हमारी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है, तो इस गुफ्तगू को उन लेक्चरों के अंदर जाकर जो है वो समाअत किया जा सकता है। अजीज़ तलबा कराम, ये था हमारा आज का सबक कि जिसके अंदर हमने असबात को तफसीली तौर पर पढ़ने की सआदत हासिल की। असबाब की बुनियादी तौर पर जो 2 किस्में हैं, असबाब बिन नसब, असबाब बिस सबब, इसके साथ साथ असबाब बिन नसब की जो 3 किस्में हैं, असबाब बिन नफ्सिही, असबाब बिगैरिही, असबाब मा गैरिही, इसको पढ़ने की सआदत हासिल की। और इसके साथ साथ असबाब बिन नफ्सिही में माल तकसीम करने के असूल व ज़वाबित, इसको पढ़ने की सआदत हासिल की। हमारा तीसरा बाब मुकम्मल हो चुका। अब तीसरे बाब के आखिर में कुछ मशकी सवालात हल करने की सआदत हम हासिल करेंगे, और ये सारे के सारे मशकी सवालात वाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो हल किए जाएंगे, ताकि इन मशकी सवालात के ज़रिए ज़विल फ़ुरूज़ के अहवाल हमें मज़ीद अच्छी तरह याद भी हो जाएं और मज़ीद अच्छी तरह ज़विल फ़ुरूज़ के अहवाल की समझ भी आ जाए।